आज हम लोग रॉल्स लॉ की तरफ में बढ़ रहे हैं और रॉल्स लॉ को समझने के पहले हम लोग को वेपर प्रेशर समझना होगा और वेपर प्रेशर वोलाटाइल कंपोनेंट का होता है। इसलिए आपको यहाँ स्क्रीन पर टॉपिक दिखाई दे रहा है वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। समझ लो फिर लिखवा देते हैं। वैसे सब्सटेंस जो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो हीट करने पर भी उन्हें वोलाटाइल कहा जाता है और जो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं उन्हें नॉन वोलाटाइल कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग वाटर को ले लें, अल्कोहल को ले लें, तो ये सभी गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये एग्जाम्पल हो गया वोलाटाइल सब्सटेंस का। लेकिन वहीं अगर हम लोग साल्ट लें, शुगर लें, यूरिया लें, ग्लूकोज लें, तो ये नॉन वोलाटाइल है। जैसे अगर आप शरबत बना के रखे हैं, हीट करोगे शुगर सॉल्यूशन को तो धीरे धीरे उनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। इसका मतलब ये है कि शुगर सॉल्यूशन का वाटर इवॉपरेट कर रहा है लेकिन शुगर बचा हुआ रह जा रहा है, इसलिए उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। समुद्र से नमक को अलग किया जाता है, यह भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। सी वाटर को हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, वाटर इवॉपरेट करके बाहर चला जाता है और चूंकि साल्ट नॉन वोलाटाइल नेचर के हैं तो बचे हुए रह जाते हैं, बाकी उनको रिफाइन करके आयोडाइज करके पैक करके हमारे घर तक पहुंचा दिया जाता है। तो सिंपल कंसेप्ट, द सब्सटेंस विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म इज कॉल्ड volatile, while the substance which cannot be converted into gaseous form is called non volatile। लिखिए, इसका डेफिनेशन लिखवाते हैं। लिखो, द substance which can be converted, the substance which can be converted into gaseous form is called volatile substance, while non-volatile substance not converted into gaseous form। not converted into gaseous form। जैसे अगर हम लोग वाटर लें या अल्कोहल लें तो ये सब एग्जाम्पल हो गया वोलाटाइल का। पेट्रोल, डीजल, किरोसिन ये सभी वेपर में कन्वर्ट करता है। लेकिन वही अगर हम लोग शुगर लेते हैं या साल्ट लेते हैं या ग्लूकोज, यूरिया, ये सब एग्जाम्पल किसका है? नॉन वोलाटाइल का। नॉन वोलाटाइल, इसको कॉपी कर लीजिए। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल के बारे में। अब जो वोलाटाइल है वही गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, वही वेपर में कन्वर्ट करेगा और उन्हीं का वेपर प्रेशर बनेगा। और जो नॉन वोलाटाइल हैं, जो वेपर में कन्वर्ट करेगा ही नहीं, वेपर बनाएगा ही नहीं, तो उसका प्रेशर कहाँ से आएगा? तो यानी उनके वेपर प्रेशर का वैल्यू 0 होता है। ये वेपर प्रेशर क्या होता है, जो इसके डिफिनेशन को समझते हैं। एक वोलाटाइल कंपोनेंट किसी कंटेनर में ले लिए, मान ली कि वाटर को ही लेते हैं। यहाँ वाटर एक कंटेनर में है, कोई भी पार्टिकुलर टेम्परेचर है, यहाँ पर इसके ऊपर से लीड लगा हुआ है। किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर भी ले सकते हो, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 70 डिग्री भी ले सकते हैं, 80 डिग्री भी ले सकते हैं। किसी भी टेम्परेचर पर सबसे पहले ये वाटर का कुछ पार्ट वेपर में कन्वर्ट करेगा। इस फेनोमेनन को वेपराइजेशन कहा गया। क्योंकि कंटेनर क्लोज्ड है तो ये वेपर बाहर नहीं जा पाएंगे। उसके बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे रेट ऑफ वेपराइजेशन इनिशियली फास्ट होता है, वेपर बनने लगा तो इन्हीं में से कुछ वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। इनिशियली रेट ऑफ वेपराइजेशन फास्ट होगा इन कंपेरिजन टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, लेकिन चूंकि कंटेनर क्लोज्ड है, वाटर वेपर का अमाउंट कंटेनर में बढ़ने लगेगा तो उसके वाटर में कंडेंस्ड करने का रेट भी बढ़ने लगेगा। और एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा
कि जितना वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रहा है उतना ही वेपर वाटर में कंडेंस कर जाएगा, यानी कि रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसी स्टेज को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेज, यानी कि यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। अब कहता है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है तब इस वेपर के द्वारा आइदर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, या तो लिक्विड के सरफेस पर या कंटेनर के वॉल पर जो प्रेशर पड़ता है दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यानी कि 2-3 पॉइंट ध्यान में देना है आपको। वेपर प्रेशर होगा तो किसका होगा? वोलाटाइल कंपोनेंट का। किस कंडीशन में होना चाहिए? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम करने का मतलब जहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड जो है वो बराबर है। वेपर प्रेशर एक सरफेस फेनोमेनन है, यानी कि ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। सरफेस एरिया रिड्यूस कर दोगे रेट ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू वहाँ पे कम हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ा देंगे ज़्यादा वेपर बनेगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर का वैल्यू उतना ही बढ़ेगा। आप ऐसे ही कंटेनर को धूप में या प्रेशर कुकर में पानी डाल करके आप धूप में छोड़ दोगे तो कुछ देर के बाद में आपका प्रेशर कुकर ब्लॉक हो गया, खोल करके देखोगे तो ईजिली नहीं खुलेगा, उसका फिर सीटी उठाना पड़ेगा तब खुलेगा। कैसे ब्लॉक हो गया? अंदर के वेपर प्रेशर की वजह से। लेकिन वो सीटी नहीं देगा, सीटी देने के लिए उसको गैस पर चढ़ाना होगा, यानी कि जब टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो अंदर में इतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा कि वो जो ऊपर से विसिल रखा हुआ है, वेट रखा हुआ है, उसको भी उठा करके वो बाहर आ जाएगा। और उसी वक्त में जब उठा करके बाहर आता है तो वहाँ साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि कुकर सीटी दे रहा है। तो सीटी दे रहा है का मतलब अंदर में इतना ज़्यादा प्रेशर बना है कि ये जो वेट इसके ऊपर में रखा हुआ है उस वेट को भी उठा करके वो बाहर आ रहा है। तो सिंपल कंसेप्ट क्या है? वेपर प्रेशर क्या है? इट इज़ द प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। कहाँ लगता है? आइदर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और वॉल ऑफ कंटेनर, जिसके सराउंडिंग में रहेगा वो। इट इज़ ए सरफेस फेनोमेनन एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर का वैल्यू उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। लिखो डेफिनेशन, लिखो द प्रेशर exerted by the pressure exerted by the vapor of volatile component in equilibrium state either on the surface of liquid or on the wall of container is called vapor pressure of the volatile component. Vapor pressure of the volatile component. Vapor pressure of the volatile component. Paragraph change. Vapor pressure is a surface phenomenon. Vapor pressure is a surface phenomenon and it is directly proportional to temperature. It is directly proportional to temperature. तो अभी हम लोग 2 पार्ट पढ़े, एक डिस्कस किए हम लोग वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल के बारे में, और दूसरा भी डिस्कस किए वेपर प्रेशर के बारे में। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक ये टॉपिक है रॉड्स लॉ। पहले सुन लो, समझ लो, उसके बाद में सब लिखवा देंगे। रॉड्स लॉ क्या बताता है कि अगर 2 वोलाटाइल लिक्विड कंपोनेंट हैं,
बोर्ड पर देखना, डायग्राम बना करके हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये कंपोनेंट ए है और दूसरा वोलाटाइल कंपोनेंट बी है। चूंकि दोनों वोलाटाइल हैं तो दोनों का अपना वेपर प्रेशर वैल्यू होगा। ए के वेपर प्रेशर वैल्यू को हम लोग पी नॉट ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहीं बी के वेपर प्रेशर वैल्यू को हम लोग पी नॉट बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब करा कि अगर इन दोनों को मिला दिया गया और एक सॉल्यूशन बना दिया गया, अब इस सॉल्यूशन में ए के भी कंपोनेंट होंगे और बी के भी कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट ए का भी होगा और बी का भी होगा, इस तरीके से मिला हुआ है। ध्यान से समझना, पहले इसके पूरे सरफेस पर ए के ही मॉलिक्यूल थे और वेपर प्रेशर एक सरफेस फेनोमेनन है, तो पूरे सरफेस पर ए के ही मॉलिक्यूल थे, तो ए का वेपर प्रेशर जो वैल्यू होगा वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। उसी को हम लोग पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें कहा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर फॉर्म। वहीं अगर यहाँ बी की बात करें तो इसके पूरे सरफेस पर बी के ही कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल हैं, तो जो भी वेपर बनेगा वो सिर्फ बी की वजह से बनेगा। ए का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ए इन्वॉल्व ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब इन दोनों को मिला दिए तो अब इस सरफेस पर ए के भी मॉलिक्यूल हैं और बी के भी मॉलिक्यूल हैं, तब यहाँ जो वेपर प्रेशर बनेगा उसमें ए का भी कंट्रीब्यूशन होगा और बी का भी कंट्रीब्यूशन होगा। अब ए का जितना कंट्रीब्यूशन होगा उसे कहा जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और बी का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसे कहा जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और इन दोनों का सम टोटल प्रेशर के बराबर होता है। अब रॉल्स लॉ क्या बताता है? रॉल्स लॉ बताता है कि ए का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि ए का मोल फ्रैक्शन कितना है। अगर ए का अमाउंट आप ज़्यादा डाल दिए, बी का अमाउंट कम डाले हैं, तो जाहिर सा बात है जो ए होगा वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा वहाँ पर। आप पेट्रोल ले लिए हैं और पानी ले लिए, दोनों वोलाटाइल नेचर का है, हालांकि ये सॉल्यूशन नहीं बनाएगा क्योंकि एक ऑर्गेनिक है और दूसरा इनऑर्गेनिक है। तो वाटर और अल्कोहल को ले लो आप, एक अल्कोहल है दूसरा वाटर है। अब अगर आपका अल्कोहल का अमाउंट ज़्यादा है, वाटर का अमाउंट कम है, तो जो वेपर बनेगा उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा? अल्कोहल का। तो कहा जा रहा है कि अल्कोहल का और वाटर का, ए और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन का। यानी कि अगर हम लोग पी ए का बात निकालें, पी ए का वैल्यू, तो इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, और यहाँ इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है पी नॉट ए इंटू काई ए। उसी तरीके से अगर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काई बी का, एंड पी बी वुड बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? पी नॉट बी इंटू काई बी। ये ए का पार्शियल वेपर प्रेशर, ये बी का पार्शियल वेपर प्रेशर, और टोटल प्रेशर यानी पी टी वुड बी इक्वल टू लिखेंगे हम लोग पी ए प्लस पी बी। पी ए की जगह पर लिखा जा सकता है पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। अब सिंपल सब चीज़ एक एक करके बताएंगे, जो जो क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा होगा। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ स्टेट्स दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। दूसरा सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर ये टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में हम मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ऐसे समझो, इस बोर्ड के ऊपर में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अकेले, तो हम यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर में, तो इस बोर्ड पर सिर्फ 20 न्यूटन का फोर्स पड़ रहा है। अब क्या किए, आपको भी बुला लिए, हम बोले कि तुम भी इसके ऊपर में फोर्स लगाओगे, तो अब तुम भी लगा रहे हो और हम भी लगा रहे हैं। तो मान ली कि तुम 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो अब बताओ कि इस कंडीशन पर बोर्ड के ऊपर में कितना फोर्स लग रहा है? 70 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इस 70 न्यूटन में मेरा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो मेरा पार्शियल फोर्स कहा जाएगा, और तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो तुम्हारा पार्शियल फोर्स कहा जाएगा। यानी कि मेरा पार्शियल फोर्स हो गया 20 न्यूटन और तुम्हारा पार्शियल फोर्स हो गया 50 न्यूटन, और टोटल फोर्स कितना हो गया? 70 न्यूटन। अब वही तुम बोलोगे कि सर यहाँ पर तो पी नॉट ए और पी ए बराबर हो जाना चाहिए था। ये बराबर तब होता जब सरफेस एरिया भी बराबर होता। तुम सोच के देखो ना, पहले यहाँ पूरे सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल थे, अब यहाँ पूरे सरफेस पर बी के मॉलिक्यूल थे,
लेकिन जब दोनों को मिला दिया गया तब उसी सरफेस पर ए भी है और बी भी है, तो जो जितना ज़्यादा रहेगा उसका उतना इन्वॉल्वमेंट होगा, उतना ज़्यादा वो सरफेस को कवर करेगा। और जब भी वेपोराइज होगा तो सरफेस से ही वेपोराइज होगा, तो जिनका अमाउंट कम उनको कम सरफेस मिलेगा, वो वेपर में कन्वर्ट करने का चांस कम मिलेगा। जैसे अगर मान लिया कि 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 बच्चे में से 90 बॉयज़ हैं और सिर्फ 10 ही गर्ल्स हैं, तो कहीं पर भी कुछ भी इन्वॉल्वमेंट की बात आएगी तो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका हो जाएगा, बॉयज़ का हो जाएगा गर्ल्स के रिस्पेक्ट में। वहीं अगर रेशियो उल्टा हो गया, 90 गर्ल्स है और 10 बॉयज़ हैं, तो उसमें भी इन्वॉल्वमेंट गर्ल्स का ज़्यादा हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, बॉयज़ के रिस्पेक्ट में। जो भी डिस्कशन होना होगा, टीचर के ऊपर में इम्पैक्ट डालना होगा कि सर आज ये टॉपिक डिस्कस होना चाहिए, तो उसमें जिसका संख्या ज़्यादा है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आया है बात? लिखो, रॉल्स लॉ के बारे में लिखवाते हैं। रॉल्स लॉ, हेडिंग डालो। रॉल्स लॉ लिखो, इट स्टेट्स दैट the partial vapor pressure, it states that the partial vapor pressure of a volatile component, partial vapor pressure of a volatile component is directly proportional to the mole fraction, of the component, mole fraction of the component in solution, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। अब यहाँ पर इसको पहले नोट करो, फिर ये नोट करो और फिर ये नोट करो। इसके नोट करने के बाद में वो डायग्राम बना लेना आप, ठीक है? पहले ये लिख लो, उसके बाद मैथमेटिकल रिलेशन जब हुए। अभी हम लोग रॉल्स लॉ डिस्कस किए, तो रॉल्स लॉ में बताया गया कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी, यानी ए और बी दोनों वोलेटाइल नेचर का है। अब यहीं पर दो कंडीशन हम लोग लेकर के चलेंगे, एक बार में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल होगा, और दूसरी बार में सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर का होगा। ए और बी में हमेशा सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखने के लिए आप रख सकते हो कि सॉल्वेंट चूँकि एक्सेस अमाउंट में होता है तो इसलिए उसको ए ग्रेड दिया गया, और सॉल्यूट चूँकि कम अमाउंट में है इसलिए उसको बी ग्रेड दिया जाता है। अब यहाँ पर मान लें कि ए सॉल्वेंट है, ये लिक्विड स्टेट में है, और ये भी किस नेचर का है, वोलाटाइल नेचर का है। तो जब वोलाटाइल है तो इसके वेपर प्रेशर वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी नॉट ए से। बी सॉल्यूट है और ये भी लिक्विड फॉर्म में है और ये भी वोलाटाइल नेचर का है, तो इसके वेपर प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी नॉट बी से। अब अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अभी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ आप बताना, तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू काई ए, डायरेक्ट लिख दिए। फिर बताओ पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट बी इंटू काई बी, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। और टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना होगा, तो इट वुड बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और इसी की जगह पर पी ए की जगह पर लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू काई ए, और इसकी जगह पर पी नॉट बी इंटू काई बी। ये हुआ। एक दूसरा कंडीशन यहीं पर डाला हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि इस बार इस वाले कंडीशन में जिस सॉलिड को डिसॉल्व किया गया है वो सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि वो नॉन वोलाटाइल नेचर का है। तो देखो क्या हो सकता है यहाँ पर, फिर से ए ये सॉल्वेंट है और ये वोलाटाइल नेचर का है, वोलाटाइल, तो इसके वेपर प्रेशर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी नॉट ए से।
और सॉलिड को डिजोल्व किया गया है। जो बी सॉल्यूट है ये सॉलिड फॉर्म में है, इसका मतलब ये क्या हो गया, नन वोलाटाइल। नन वोलाटाइल, तो नन वोलाटाइल के लिए यहाँ पी नॉट बी और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। आपसे कोई पूछेगा कि बताओ ये तुम 0 क्यों लिख दिए, तो 0 क्यों लिखा गया, क्योंकि ये क्या है, नन वोलाटाइल। और जो नन वोलाटाइल है वो वेपर में कन्वर्ट करेगा ही नहीं, तो उसके वेपर प्रेशर को क्या लिखेंगे हम लोग, 0 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर रॉल्स लॉ अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ पी ए वुड बी इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए इंटू का ये इक्वेशन फर्स्ट। पी बी इज इक्वल टू बताओ क्या होगा, 0। क्यों 0, क्योंकि पी नॉट बी का वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ ये सेकंड हो गया। और टोटल प्रेशर जब निकालेंगे तो ये सिर्फ किसके बराबर होगा, पी ए, क्योंकि पी बी का वैल्यू कितना है, 0 है। अगर भूल रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज पी बी इज इक्वल टू 0। कंक्लूजन क्या आया कि अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस को आप डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर होता है, क्योंकि वहाँ सॉल्यूट का तो कोई रोल ही नहीं है। जैसे आप जितने लोग बैठे हुए हैं तो टीचर कितना अपने आप को जो है वो मोटिवेटेड फील करेगा, टीचर भी फील करते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट रिस्पॉन्स करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा है, आकर के वो चुपचाप बैठा हुआ है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट तो 0 हो गया, उसका इन्वॉल्वमेंट तो 0 हो गया। अब वहाँ पर टीचर को सिर्फ ये लगेगा कि हम किसी भी तरीके से अपने कंटेंट को लिखवा दें, इसको इतने ही से मतलब है, क्योंकि डिस्कशन तो तभी हो सकता है जब सामने वाला भी टीचर की बात को समझ रहा है और समझने के बाद में वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, और उस रिस्पॉन्स के अनुसार से टीचर ये जज करता है कि मेरा लेवल जो है वो अप टू द मार्क है या नहीं है, या हमें और अप करने का ज़रूरत है, या हमें और थोड़ा स्लो जाने का ज़रूरत है। तो ये एक तरीके से आइडिया देता है, टीचर को ये पता चलता है कि सामने वाला जो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो मेरा स्पीड, मेरा बताने का तरीका ये सही है या इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो तो टीचर के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि वो प्लस करे या माइनस करे या किस तरीके से हो जाए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सामने वाला इस बात को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। तो दोनों का कंक्लूजन क्या आया, इफ़ ए सॉल्यूशन इज मेड बाई mixing two volatile component, then the total pressure of the solution would be equal to partial vapor pressure of each component। लेकिन अगर वही एक वोलाटाइल है और दूसरा नन वोलाटाइल है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वैल्यू सिर्फ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पर। अब इस पी ए की जगह पर पी नॉट ए इंटू का ये भी लिखा जा सकता है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। अभी हम लोग रॉल्स लॉ पढ़ रहे थे, अब यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये गैसियस स्टेट के बारे में है, लिखो पहले उसके बाद समझाते हैं ये क्या बताता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, लिखो, इट स्टेट्स दैट इफ टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस, if two or more non-reacting gases are enclosed in a container, non-reacting gases are enclosed in a container, then the total pressure inside the container is equal to the sum of partial pressure
of these non-reacting gases, चलो सुनोगे। रॉल्स लॉ में दो वोलाटाइल कंपोनेंट के बारे में बात किया जाता है, यानी कि जहां पर कंपोनेंट लिक्विड फेज में होते हो, और डाल्टन्स लॉ अप्लाई किया जाता है वेपर फेज में, गैसियस स्टेट में, यानी कि दो या दो से अधिक गैसेस को मिलाना। यहाँ पर भी रॉल्स लॉ के अनुसार से ही यह भी बताता है कि टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा, यानी कि PA प्लस PB के बराबर होगा। और यहाँ पर अगर PA का वैल्यू निकालना हो तो ये हो जाता है PT इंटू काई, और अगर PB का वैल्यू निकालना हो तो ये हो जाएगा PT इंटू काई B। ये दोनों जगह पर अलग अलग अप्लाई हो रहा है। पार्शियल वेपर प्रेशर से रिलेटेड 3 लॉ हम लोग पढ़ लिए और 3 कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, और अभी ये क्या आ गया, डाल्टन्स लॉ। और तीनों अलग अलग बता रहा है। यहाँ ये देखो, हेनरीज लॉ हम लोग पहले पढ़े, तो हेनरीज लॉ में बताया गया PA इज इक्वल टू KH इंटू काई। फिर आज हम लोग रॉल्स लॉ पढ़े, रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ में बताया गया PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू काई। और एक और लॉ भी आ गया, डाल्टन्स लॉ, और इसमें बताया गया PA इज इक्वल टू PT इंटू काई। अब स्टूडेंट के लिए इतना सारा कन्फ्यूजन कि तीनों तो PA ही निकालने के लिए है। अब कहाँ हम लोग हेनरीज लॉ यूज करेंगे, कहाँ रॉल्स लॉ यूज करेंगे, और कहाँ डाल्टन्स लॉ का फार्मूला यूज करेंगे। एकदम सिंपल कंसेप्ट, ध्यान से सुनोगे बाकी हो जाएगा। अगर किसी गैस को कहीं लिक्विड में डिसॉल्व किया गया हो, यानी गैस को डिसॉल्व किया गया हो लिक्विड में, तो उस जगह पर हम लोग अप्लाई करते हैं हेनरीज लॉ को। नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज डिसॉल्व्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अगर किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है तो वहाँ हेनरीज लॉ। अगर किसी लिक्विड को लिक्विड के साथ में मिक्स कर दिया गया है, या किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया गया है, इन दोनों में तब हम लोग अप्लाई कौन सा करते हैं, रॉल्स लॉ। और अगर किसी गैस को गैस के साथ में मिला दिया गया है, गैस इन गैस, यानी कि इस जगह पर ही आ जाएगा आपका किस फेज में, वेपर फेज में, तब वहाँ अप्लाई हो जाता है डाल्टन्स लॉ का। और ये किस फेज में आ जाता है, लिक्विड फेज में, सॉल्यूशन के फॉर्म में। अब समझ में आया। अब आप बताओ तो कि अगर अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर दिए तो कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, रॉल्स लॉ। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मिला दिए, डाल्टन्स लॉ। अगर कह रहा है कि ये कंपोनेंट इन वेपर फेज, क्वेश्चन में जैसे ही आ गया वेपर फेज या इन गैसियस फेज, तो वहाँ कौन सा अप्लाई करेंगे, डाल्टन्स लॉ। अगर लिक्विड फेज में है तो रॉल्स लॉ, और अगर किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है तो हेनरीज लॉ। समझ में आया ये, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ का पहले ये मैथमेटिकल रिलेशन लिख लो, उसके बाद में फिर वो लिखना। अब अभी हम लोग रॉल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ये डिस्कस किए, उससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी बुक का कुछ क्वेश्चन है, उसको यहाँ डिस्कस करते हैं। ध्यान से आप देखोगे, उसके बाद कॉपी करने के लिए टाइम देंगे, आप कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, यानी दो कंपोनेंट है, एक क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और दूसरा है डाइक्लोरोमीथेन यानी CH2Cl2 एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg, यानी क्लोरोफॉर्म का 200 और डाइक्लोरोमीथेन का 415। आगे कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म and 40 gram of dichloromethane at 298 Kelvin and mole fraction of each component in vapor phase। और फिर इन दोनों का वेपर फेज में भी निकालना है, यानी एक जगह पे रॉल्स लॉ और दूसरी जगह पे डाल्टन्स लॉ। अब जैसे जैसे हम पूछेंगे वैसे वैसे आप सोचना और उस अनुसार से रिप्लाई करना। आप बताओ,
यहाँ सॉल्यूशन बनाने में कितने कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2। कितना सिंपल सवाल पूछे, 2। कौन कौन सा? क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन, यह भी सही है। क्लोरोफॉर्म का कितना अमाउंट लिया गया है? 25.5 ग्राम और डाइक्लोरोमीथेन का 40 ग्राम। दोनों कंपोनेंट का दिया हुआ है मास। आप बता सकते हो इसमें सॉल्यूट कौन होगा जिनका अमाउंट कम है? कौन हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। और सॉल्वेंट कौन हो जाएगा? डाइक्लोरोमीथेन, क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा है यानी कि 40 है। खैर, यहाँ पर अगर ए और बी मानना होगा तो जो सॉल्वेंट है उसको ए मान लेंगे और सॉल्यूट को हम लोग बी मान लेंगे। अगर ए और बी नहीं मानना चाहते हैं आप, तो जैसे मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते थे कि क्लोरोफॉर्म के लिए CHCl3 लिखेंगे और डाइक्लोरोमीथेन के लिए CH2Cl2 लिखेंगे। हालांकि कोशिश अभी से ही करना शुरू कर दो कि सॉल्वेंट के लिए ए और सॉल्यूट के लिए बी मानेंगे। अब डाटा हम सेपरेट करते हैं, आप हेल्प करोगे, यहाँ से देख करके बताओगे। स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बताओ, मास ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म कितना दिया हुआ है? 25.5 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो मोलर मास कार्बन के लिए हो गया 12, हाइड्रोजन के लिए 1 और क्लोरीन का 35.5 इंटू 3। हम यहाँ कैलकुलेटर निकाल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए हमारे लिए। 35.5 इंटू 3 वैल्यू कितना हो गया? 106.5 प्लस 1 प्लस 12 कितना आ गया वैल्यू? 119.5 119.5 ग्राम पर मोल। अगर कहीं कुछ छूटेगा तो बताओगे। अब इसका मोल निकाल लेते हैं। इसके मोल को, चूंकि ये सॉल्यूट है, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? NB से। मास बाई मोलर मास यानी 25.5 डिवाइडेड बाई 119.5। तो जब कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो डिवाइड कर लेंगे, मैनुअली करेंगे तो फ्रैक्शन में ही छोड़ देते अभी। 25.5 डिवाइडेड बाई 119.5, देखो तो वैल्यू कितना आ गया? 0.21338। तो यानी राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 213 ही आएगा, यानी 0.213 एक कंपोनेंट का निकल गया। उसी अनुसार से फिर अब दूसरे कंपोनेंट का बताओगे। मास ऑफ CH2Cl2 बोलो कितना ग्राम दिया हुआ है? 40 ग्राम। इनका मोलर मास निकाल लेते हैं। 12 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 35.5 इंटू 2। यहाँ देखो 35.5 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 12 कितना वैल्यू आ गया? 85। सही है, CH2Cl2 यानी 85 ग्राम पर मोल। अब इसका मूल निकाल लेते हैं, तो इनको A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो Na का वैल्यू मास बाई मोलर मास 40 डिवाइडेड बाई 85, 40 डिवाइडेड बाई 85 कितना आ गया वैल्यू? 0.471 कर देते हैं, यहाँ पर ही आएगा तो 1 हो जाएगा। 0.471 0.471। Na और Nb का वैल्यू पता चल गया, तो काई और काई भी निकाल सकते हैं। नाउ काई A वुड बी इक्वल टू Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। Na का वैल्यू 0. देखो यहाँ 0.471 और इसका कितना है? 0.213। 0.471 डिवाइडेड बाई 0.471 प्लस 0.213 ऐड कर देते हैं। 0.471 डिवाइडेड बाई, बताओ यहाँ कितना हो जाएगा? 486
0.684, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर देते हैं, 0.471 डिवाइडेड बाई 0.684, कितना वैल्यू आ गया 0.688, इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, 0.69, 0.69, ये आ गया काई ए का वैल्यू। अब बताओ जल्दी से काई बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस काई ए, 1 माइनस 0.69, इट मीन्स 0.31। काई ए का वैल्यू भी पता चल गया और काई बी का वैल्यू भी पता चल गया। अब इसके बाद नाउ आंसर देते वक्त में ध्यान दोगे, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, ए बताओ किसको माने हैं, क्लोरोफॉर्म को या डाइक्लोरोमीथेन को, डाइक्लोरोमीथेन को। तो अब देखो डाइक्लोरोमीथेन का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है 415, और उसका वैल्यू कितना है 200, तो 415 और 200 है, तो इसका हो गया 415 mmHg, और इनका कितना है 200 mmHg। तो पी नॉट ए पता है, पी नॉट बी पता है, काई ए पता है, काई बी पता है। अब क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या निकालने के लिए करा है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है और फिर पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है। तो बाद में भी जरूरत पड़ेगा पी ए और पी बी का, तो एक बार पहले पी ए निकाल लेते हैं। बताओ पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, किसके अनुसार से, कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ये हेनरीज है, डाल्टन्स है या रॉल्स है, तो यहां पर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, पी नॉट ए का वैल्यू 415 और काई ए का वैल्यू 0.69, इसको सोल्व कर लेंगे। उसी तरह से बताओ पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू काई बी, पी नॉट बी का वैल्यू 200 और काई बी का वैल्यू 0.31, मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले ऊपर वाले का कर लेते हैं, 415 इंटू 0.69, 286.35, 286.35 mmHg। इसे सोल्व करते हैं, 200 इंटू 0.31, 62 mmHg। अब ये पी ए और पी बी का वैल्यू निकल गया, तब फर्स्ट क्वेश्चन पी टी निकालना है, तो इट वुड बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी ए प्लस पी बी। पी ए की जगह पर ये वैल्यू 286.35 और प्लस पी बी का वैल्यू 62, यानी 62 में ऐड कर देते हैं 286.35, 348.35, 348.35 mmHg। एक क्वेश्चन तो ये बन गया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि और निकालिए क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, वेपर फेज में भी निकालना है। तो वेपर फेज में निकालना है तो यहाँ डाल्टन्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे इन वेपर फेज, वेपर फेज कौन सा लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो हम लोग पढ़े हैं पी ए इज इक्वल टू पी टी इंटू काई ए, तो बताओ तो काई ए वुड बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी ए डिवाइडेड बाई पी टी। अब देखो पी ए का वैल्यू कितना है, पी ए का वैल्यू 286.35 और ये 348.35, 286 और 348, यहाँ जाएगा 286.35 और यहाँ पर 348.35, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 286.35 डिवाइडेड बाई 348.35,
कितना वैल्यू आ गया 0.822 यानी 0.82। अब बाकी दूसरा कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं है, काई भी निकालते तो PB/PT हो जाता, लेकिन यहाँ काई भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1 माइनस काई ए यानी 1 माइनस 0.82, ये वैल्यू कितना हो गया 0.18। देख रहे हो दोनों जगह पे मोल फ्रैक्शन अलग अलग है, इसका मतलब जब दोनों को मिलाए हैं तो लिक्विड में उनका रेशियो अलग है, और जब वो वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर उनका रेशियो अलग है। इसलिए यहाँ पर देख रहे हो काई का वैल्यू आ गया 0.82, जबकि लिक्विड फेज में इसका कितना वैल्यू था 0.69। और अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज रहता है कि मोल फ्रैक्शन तो ये भी है तो वो भी है, दोनों के मोल फ्रैक्शन में क्या फ़र्क हो गया। यहाँ पहले क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन को मिलाया गया लिक्विड फॉर्म में, तो वहाँ पर अमाउंट के अनुसार से मोल बना। अब दोनों वोलाटाइल है, लेकिन दोनों के वेपर में कन्वर्ट करने का रेशियो अलग अलग है, तो जब वो वेपर में कन्वर्ट करेगा तो फिर वहाँ पर उनका रेशियो अलग होगा। तो ऊपर में गैसेस फॉर्म में जो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू निकलेगा वो डाल्टन्स लॉ से निकलता है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लिक्विड फेज में रहे वही गैसेस फेज में भी रहे। अगर ऐसा हो गया तब उसे हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। अगर क्लास अटेंड किए होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट के लास्ट वाले क्लास में बताए थे कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में दोनों जगह पर बराबर होता है, दोनों एक ही साथ में वेपर में कन्वर्ट करता है। तो ये क्वेश्चन था, इसको कॉपी करोगे। दूसरे वाले का हम हिंट्स देते हैं, ये भी इसी अनुसार से देखो। तो यहाँ पर करा द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 450 and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture. Liquid mixture बताओ, रॉड्स लॉ या डाल्टन्स लॉ? रॉड्स लॉ। If total vapor pressure is 600 mmHg and also find the composition in vapor phase, और फिर किस में निकालना है, डाल्टन्स लॉ भी निकालना है। देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बताओ तो P0 A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वेपर प्रेशर 450 mmHg। P0 B का वैल्यू बताओ कितना है 700 mmHg, और PT का वैल्यू कितना है 600 mmHg। और आपसे काई भी पूछा जा रहा है, तो पहले हम लोग रॉड्स लॉ अप्लाई करते हैं, यानी कि इन लिक्विड फेज के बारे में बात करते हैं। इन लिक्विड फेज कौन सा लॉ अप्लाई होगा, रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ, रॉड्स लॉ में क्या पढ़े हम लोग, PT वुड बी इक्वल टू PA प्लस PB, बोर्ड पर ही देखना, और PT वुड बी इक्वल टू P0 A इंटू काई ए, बोलो, प्लस P0 B इंटू काई बी। और देखो एक स्टेप और बढ़ रहे हैं, PT वुड बी इक्वल टू P0 A इंटू काई ए प्लस P0 B इंटू 1 माइनस काई ए। बोलो, लिख सकते हैं? ऐसा इसलिए किए क्योंकि अब सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया, एक ही बचा हुआ रह गया अननोन क्वांटिटी। PT का वैल्यू दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है 600, P0 A का वैल्यू 450 इंटू काई ए प्लस P0 B का वैल्यू 700 इंटू 1 माइनस काई ए। आगे चेंज करते हैं, यानी 600 इज इक्वल टू 450 इंटू काई ए, ब्रैकेट हटा देते हैं, 700 माइनस 700 इंटू काई ए। ये और यहाँ माइनस करेंगे, वैल्यू कितना हो जाएगा 250, 250 ना, तो 600 इट वुड बी इक्वल टू 700 माइनस 250 इंटू काई ए। बोलो सही है? अब इसको इधर ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस। इसको कर दिए, प्लस 450 था और ये माइनस 700 था, तो दोनों को माइनस कर दिए तो माइनस 250 आ गया। देखो तो आगे 250 इंटू काई ए इट वुड बी इक्वल टू 700 माइनस 600, कितना बचेगा ये 100। देयरफॉर काई ए वुड बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 250।
50, यानी वैल्यू कितना आ गया 0.4। ये काई आ गया, तो काई बी वुड बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए, 1 माइनस 0.4, इट मीन्स वैल्यू हो गया 0.6। देख रहे हो कितना आसान सा क्वेश्चन था, और बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। वहाँ पर एक पार्ट तो निकल गया, लेकिन दूसरा हम लोग को निकालना है किस फॉर्म में, वेपर फेज में भी काई ए। तो पीटी दिया हुआ है 600, तो पहले हम लोग को पीए निकालना होगा और फिर पीबी, तब जा करके बनेगा। अब सेकंड वाले के लिए कर रहे हैं, बताओ तो पीए का फार्मूला क्या लिखेंगे, पी नॉट ए इंटू काई ए। पी नॉट ए का वैल्यू कितना था 450, और काई ए का वैल्यू 0.4, बताओ कितना आ जाएगा 180, 180, 180 mmHg। फिर पीवी निकाल लो, दो ऑप्शन है, या तो उसमें से माइनस कर देते या फिर फार्मूला भी यूज करके बना सकते हो, पी नॉट बी इंटू काई बी। पी नॉट बी का वैल्यू 700 और इनका 0.6, 420 mmHg। और जब ये निकल गया था तो इसको भी तुम 600 में से माइनस करोगे तो ये वैल्यू 420 आ जाता है। नाउ इन वेपर फेज, वेपर फेज में कंपोजिशन, यानी कौन सा लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ के अनुसार से पी ए इज इक्वल टू पी टी इंटू काई ए। देयरफॉर काई ए वुड बी इक्वल टू, बताओ क्या आ जाएगा, पी ए बाई पी टी, पी ए बाई पी टी, पी ए डिवाइडेड बाई पी टी। पी ए का वैल्यू कितना आया था 120 था ना, 180 और टोटल 600, तो 180 डिवाइडेड बाई 600 यानी 0.3, और काई बी का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 0.3 यानी 0.7। दोनों में मोल फ्रैक्शन निकालना था। तो अगर आंसर देखें एक बार में, तो लिक्विड फेज में देखो दोनों जगह पर अलग अलग आया है। काई ए का वैल्यू लिक्विड फेज में कितना आया था 0.4, और काई बी का वैल्यू 0.6 ना। और वेपर फेज में काई ए का वैल्यू आ गया 0.3 और काई बी का वैल्यू 0.7। यहाँ कैलकुलेशन आसान था, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में। तब आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बाकी का कंपोनेंट जो है वो नोट कर लीजिए और घर में एक बार फिर से बनाइएगा। बनाओगे तो ये बन जाएगा, और बाकी ये वीडियो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछें, मैं हर एक सवाल का सही जवाब दूंगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।